Hello, everyone, and welcome to the first episode of the GIC Show, a platform to discuss all the recent developments in Pakistan cricket. I'm your host Ziad, और मुझे आज ज्वाइन किया एक बहुत ही seasoned journalist ने in Ehsan Nagi. Ehsan, thank you for being here. कैसे हैं आप? Thank you so much for having me on your show, Ziad. I'm very good and hopefully you are doing well as well. Last week, आपको बुखार हुआ था. You were not healthy, so it's good to see you back. बिल्कुल ऐसे ही I'm doing well, thank you. इसी के साथ हम जल्दी से जंप करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ. पहला मेरे आपसे यही सवाल है कि अभी जो रिसेंटली कंक्लूडेड सीरीज़ है पाकिस्तान न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ जो 2-2 में एंड हुई है, डू यू थिंक इट्स अ फेयर रिजल्ट? क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा था, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये ज़रूर ख्याल करना है कि न्यूजीलैंड की ये एक बहुत ही डिप्लीटेड टीम थी. या आई थिंक अभी कितने 12-14 घंटे ही हुए हैं सीरीज़ को कंक्लूड हुए हुए. जिस तरह ज़ियाद आपने बात की ना कि जो न्यूजीलैंड की डिप्लीटेड टीम थी और पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम थी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो 2-2 की स्कोर लाइन है इसको एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए. और अगर आप इसको इस प्रिज्म के थ्रू देखेंगे, इस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू देखेंगे, सो ऑफ कोर्स जो 2-2 की स्कोर लाइन है, it is going to reflect more on the shortcomings on of the side rather than के positives क्या थे. And then again, as Babar Azam, the Pakistan team captain, had spoken before the start of this series, कि they want to do some experimentation, they want to try some different combinations. वो अब एक और चीज़ देखने वाली है कि क्या जो पाकिस्तान टीम ने अपने लिए ऑब्जेक्टिव्स सामने रखे थे, क्या वो भी फुलफिल हुए हैं या नहीं हुए. बिकॉज आई नो आपकी पहला मैच तो वैसे ही वॉश आउट हो गया था. सेकंड मैच वाज आपने जिसे कहते हैं यू डोमिनेटेड न्यूजीलैंड. उसके अंदर आपके जो अगले 3 मैचेस थे उसके अंदर अगर देखा जाए तो जितने भी आपके लड़के थे, आइदर दे वर कमिंग बैक टू द टीम या ऐसे लड़के जिनको आपने चांसेस दिए इस सीरीज़ के अंदर, उनकी तरफ से इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस नहीं आई या कोई ऐसी नोटवर्दी परफॉर्मेंस नहीं थी. एंड इट डजेंट मीन, ये मैं बताता चलूँ, इट डजेंट मीन के दे डोंट डिजर्व टू बी हियर. इट्स जस्ट के आपकी T20 क्रिकेट है ही ऐसी कि सारा वक्त हर कोई इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस नहीं देगा. टाइम लगता है, ख़ासतौर पे जब आपके नए लड़के आ रहे हैं या आपके ऐसे लड़के जो प्रीवियसली टीम में नहीं थे, दे आर मेकिंग अ कम बैक, सो दे आर गोना टेक सम टाइम. पाकिस्तान वर प्रॉब्ली होपिंग कि हमें कुछ इसमें से इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस मिल जाएंगी. सो बिफोर वी डिपार्ट फॉर द UK, जहाँ से टीम ने वर्ल्ड कप के लिए जाना है, दे हैव देयर कॉम्बिनेशंस मोर और लेस फाइनलाइज्ड. बट आई डोंट थिंक दैट हैज़ हैपेंड इन दिस सीरीज़. सो कल 1-2 दिन के अंदर आपका जो इनिशियल जो प्रिलिमिनरी स्क्वाड है फॉर द वर्ल्ड कप वो सबमिट करना है. बट 25 तक पाकिस्तान की टीम चेंजेस कर सकती है उसमें. और इस 25 मई तक पाकिस्तान ने 4 और मैचेस खेलने हैं, जो कि आयरलैंड के मैचेस हैं 3 और एक इंग्लैंड का मैच है. सो पाकिस्तान स्टिल हैज़ सर्टन रूम. अगले 4 मैचेस हैं विच दे कैन यूज़ टू फाइनलाइज द स्क्वाड, टू फाइनलाइज देयर चेंजेस, कॉम्बिनेशंस ट्राई करना. But coming back to the series result, I don't think many in the Pakistan team management, yeah, in the Pakistan think that would be happy how this series has gone. जी, आपने शॉर्ट कमिंग्स और इम्पैक्ट की बात की, इससे मुझे याद आता है हमारे मिडल ओवर्स बैटिंग का इम्पैक्ट, जो कि ऑब्वियसली एक कंसर्न रहा है हमारा स्कोरिंग रेट मिडल ओवर्स में. तो इसके हिसाब से आपके ख्याल में क्या एक इम्प्रूवमेंट आ सकती है हमारी मिडल ओवर्स में? क्योंकि ऑब्वियसली हमने स्ट्रगल किया और ये एक एरिया है जिस पे पाकिस्तान टीम ने फोकस करने की ट्राई भी की थी. हेड कोच अजहर महमूद ने भी इसके बारे में बहुत बात की. इसके बारे में आपके थॉट्स क्या हैं? ज़ियाद, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि जो आपकी T20 क्रिकेट है, और T20 क्रिकेट की वजह से अब आपकी वनडे क्रिकेट के अंदर भी ये चीज़ आ गई है कि यू हैव टू outscore your opposition. You can't rely on your bowlers, to defend par totals anymore. उसकी वजह ये, अगर आप देखें सिर्फ अभी पिछले 4 मैचेस देखें, इसके अंदर जो पिचेस थी, दे वर बेल्टर्स. उसके अंदर आपकी आउटफील्ड भी तेज़ है, आपके वेन्यूज़ की डायमेंशंस भी इतनी कोई बड़ी नहीं होती T20 क्रिकेट के अंदर, और आपके दोनों वेन्यूज़ थे, दे आर हाई स्कोरिंग वेन्यूज़, राइट. पिंडी तो ऑलरेडी सबको पता है, वो सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं चिन्ना स्वामी स्टेडियम का रेप्लिका ही है. दूसरा, अगर आप देखें लाहौर, तो इस साल PSL के अंदर किसी भी टीम ने 200 से नीचे स्कोर डिफेंड ही नहीं कर सकी यहाँ के ऊपर, यानी कि ये हाई स्कोरिंग वेन्यूज़ हैं. तो अगर आपके बैटर्स जो हैं इनफ स्कोर या कोई बड़े स्कोर नहीं लगा रहे, आप जो है अपने बॉलर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको डिफेंड करके देंगे. और यही हम इस सीरीज़ के अंदर भी हुआ.
कुछ अगर मैं थोड़े से स्टैट्स की बात करूं जो कि मैंने थोड़ा बहुत लिखा भी था 3-4 दिन पहले इस हवाले से, कि आप देखें जब आप बैटिंग फर्स्ट कर रहे हो तो जो अगर 12 टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उनकी टी20 टीम्स में से आपका जो रन रेट है बैटिंग फर्स्ट इट्स ऑन द 8th नंबर। आपसे पीछे सिर्फ कौन है, आयरलैंड है, जिम्बाब्वे है, इस तरह की बांग्लादेश, ऐसी टीम्स हैं। ठीक है, आपने 200 नहीं किया पिछले 2 साल के अंदर। लास्ट आपने 200 बैटिंग फर्स्ट किया था, वो भी पूरा 200 किया था व्हेन वेस्ट इंडीज़ वर इन कराची, T20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद वाला। तो देर आर जेन्युइन आपकी जो बैटिंग के हवाले से देर आर कंसर्न्स, एंड आई फील कि जो आपके बैट्समैन हैं दे आर नॉट गिविंग इनफ टू द बॉलर्स जो वो डिफेंड कर सकें। और इसी वजह से आप देखें, बेशक न्यूजीलैंड का एक इतना कोई जिसे कहते हैं देवर विदाउट देयर मेन स्टेज, बिकॉज वो सारे IPL खेल रहे हैं, they were able to chase down 178 because that is what cricket is all about now. That is what T20 cricket is all about. So, of course, it's not only the middle overs, it is the power play as well. कि जहाँ पे you need to go ballistic, you need to accumulate as much runs as you can ताकि प्लेटफॉर्म आपको पावर प्ले से मिले, then you build on it in the middle overs and of course you finish off on a high in the death overs. अच्छा, सेकेंडली ये मेरा मानना है कि आपको बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड, यू डोंट नीड टू हैव द सेम बैटिंग लाइनअप्स। इट हैज़ टू बी हॉर्सेस फॉर कोर्सेज अप्रोच। आपको अगर पता है कि आपके पास कुछ ऐसे लड़के हैं हु कैन इंजेक्ट एक्सप्लोसिवनेस एट द टॉप ऑर्डर, वाई डोंट यू सेंड देम एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर व्हेन यू आर बैटिंग फर्स्ट, ताकि इस ऐसी विकेट्स के ऊपर एक बड़ा स्कोर लग सके। एट द सेम टाइम पाकिस्तान के पास ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो मुश्किल कंडीशंस के अंदर आपको बड़ा स्कोर चेस करके दे सकते हैं, जो करके दिया भी है बाबर और रिजवान के अंदर। सो व्हेन यू आर बैटिंग सेकंड दे कैन कम एंड ओपन द इनिंग्स। सो यू डोंट हैव टू गो विद क्या नाम है सर्टन प्री डिफाइंड बैटिंग ऑर्डर्स। आप अपने बैटिंग ऑर्डर को फ्लूइड रखो एज कंडीशंस ऑफ द गेम, बिकॉज दैट इज़ व्हाट T20 इज़ ऑल अबाउट नाउ। T20 इज़ अ गेम ऑफ स्पेशलिस्ट्स। जो मैचअप जिस बॉलर या बैटर को सूटेबल होता है या फेवरेबल होता है, या जो फेजेस ऑफ द गेम फेवरेबल होते हैं, आप देखें टीम्स वहाँ पे ही अपने प्लेयर्स को एक्सपोज करते हैं। आज की T20 साइड्स ऐसे नहीं बनती कि हमें इतने लेफ्ट आर्मर्स चाहिए या इतने लेग स्पिनर्स चाहिए। वो बनती हैं कि हमें डेथ के अंदर कौन बॉलिंग बेहतर करके दे सकता है। अगर हमारी ऑपोजिशन के अंदर आगे 4 लेफ्ट हैंडर्स हैं तो क्या हमने ऑफ स्पिनर को खिलाना है या हमने लेफ्ट लेग स्पिनर के साथ परसिस्ट करना है। आप स्पेसिफिक मैचअप्स और कंडीशंस ऑफ द गेम या फेजेस ऑफ द इनिंग्स आप उनको मद्देनज़र रखते हुए अपनी T20 लाइनअप्स बनाते हो। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर नाउ पाकिस्तान नीड टू मूव एज वेल। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की है कि जब आप बैट फर्स्ट भी कर रहे हैं आपने डोमिनेट करना है और आपने एक अच्छा टारगेट सेट करना है। इसी की वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम अभी उस्मान खान को टीम में लाए हैं आफ्टर अ स्पेक्टाकुलर PSL। ऑफ कोर्स उस्मान खान का जो सीज़न था PSL का वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा था और उस लेवल का वो इस सीरीज़ में नहीं खेल पाए, अंडरस्टैंडेबली सो फॉर अ फ्यू रीजन, जैसे कि उनका बैटिंग नंबर भी जो है ज़रा शिफ्ट होता रहा। इसके हवाले से आपका क्या ख्याल है, उस्मान खान की सबसे अच्छी यूटिलाइजेशन पाकिस्तान कहाँ कर सकता है, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो टॉप 3 में है। ऑफ कोर्स देखिए, अगर टोटली स्ट्रिक्टली अगर आप स्टैट्स वाइज बात करो तो उस्मान खान ऑफ कोर्स उनका जो सबसे कमाल रिटर्न्स हैं वो टॉप ऑर्डर में है, और नंबर 3 स्पेसिफिकली जहाँ पे उनका कोई तकरीबन 160 का स्ट्राइक रेट है और कोई 120 की एवरेज है। लेकिन देखें इट्स ऑफ कोर्स उस्मान उस तरह से क्लिक नहीं कर सके, और मेरे ख्याल से जब भी आपका कोई नया प्लेयर आता है दे शुड बी गिवन इनफ टाइम। आज जो आपके जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं T20 सर्किट के अंदर, इंटरनेशनली जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं, उनको भी टाइम दिया गया। यहाँ आपके ओवरऑल वैसे भी अगर देखा जाए जितने भी टॉप प्लेयर्स होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर सेटल होने में, एडजस्ट होने में टाइम लगता है। आई वोंट रियली जंप द गन कि जी क्या उस्मान खान ने अच्छा किया नहीं किया, ऑफ कोर्स ही नीड्स टाइम। और जितने भी आपके अभी बाकी भी जो लड़के हैं जो मैच्योर हो रहे हैं टीम के अंदर, जिस तरह साइम अयूब हो गए, दे डू नीड अ कंसिस्टेंट रन, ठीक है, ताकि और इन सब लोगों ने जिस तरह उस्मान हो गया, साइम हो गया, इन लड़कों ने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर PSL के अंदर परफॉर्म करके दिखाया हुआ है। इट्स नॉट लाइक कि इनकी कोई परफॉर्मेंसेस पीछे नहीं है, दे डू कम विद वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस इन द नेशनल साइड, बट इंटरनेशनल क्रिकेट का जरा प्रेशर डिफरेंट होता है, दे डू नीड टाइम टू सेटल इन द टीम।
जहाँ तक उस्मान की यूटिलाइजेशन की बात है, देखें पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई 3 से 4 लोग हैं, जिसके अंदर से बल्कि 5 लोग हैं, अब फ़खर को भी अगर आप इंक्लूड कर लें, जिसमें से टॉप 4 उन्होंने अपनी सेलेक्ट करनी है, राइट। आपके पास बाबर आजम है, आपके पास साइम अयूब है, आपके पास मोहम्मद रिजवान है, उस्मान खान है, फिर फ़खर जमान है। सो यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैटिंग कोर सिर्फ टॉप 4 के लिए। उसके बाद आपके जो मिडल ऑर्डर हो गया वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट प्लेयर्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। सो फॉर नाउ आई थिंक क्योंकि रिजवान को इंजरी है और जो जिस तरह से चीज़ें नज़र आ रही हैं, प्रॉब्ली रिजवान वोंट बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। उस्मान कैन डेफिनेटली कंटिन्यू टू बी स्लॉटेड एट नंबर 3, क्योंकि उस्मान की अगर यूटिलाइजेशन देखी जाए वो टॉप 3 के अंदर ही है। जो वो परफॉर्मेंसेस करके आए हुए हैं PSL के अंदर, और जिन परफॉर्मेंसेस की बेसिस के ऊपर उनको सेलेक्ट किया है, वो टॉप ऑर्डर की परफॉर्मेंसेस हैं। सो राइट अवे इफ़ यू एक्सपेक्ट हिम कि वो मिडल ऑर्डर के अंदर या नंबर 4 नंबर 5 के ऊपर स्लॉट हो जाए, वहाँ पे परफॉर्म करें, दैट इज़ नॉट रियली पॉसिबल। अगर आप देखें फ़खर जमान को भी पाकिस्तान ने स्लॉट किया है, इट्स नॉट लाइक वो एक आउट ऑफ द ब्लू डिसीजन था। जब मिसबाउल हक हेड कोच थे उस वक्त फ़खर ने मिडल ऑर्डर में खेला हुआ था, और फ़खर के रिटर्न्स एट नंबर 4 बड़े अच्छे हैं। एंड ऑफ कोर्स फ़खर के पास एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस भी है जो उस्मान के पास नहीं है। एक ODI क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, डीप बैटिंग करने का उनके पास एक्सपीरियंस है फ़खर के पास। बहुत अरसे से वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। So if you have to utilize Usman, I believe most effectively it's going to be in top 3, but it's a big head scratcher for the Pakistan team management कि अगर उस्मान नंबर 3 पे आ रहे हैं और आपके पास सारे आपके प्लेयर्स अवेलेबल हैं, so who do you sacrifice? या in the end it will be Usman who will have to make the way. इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि हमारा टॉप 3 क्या होता है हेडिंग इनटू द वर्ल्ड कप। प्लेयर यूटिलाइजेशन से शादाब खान की तरफ आते हैं। हमने देखे सीरीज़ में शादाब खान को एज अ बैटर बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, लेकिन जो उनका इम्पैक्ट है और जो उनकी एक कंट्रीब्यूशन है ना टीम की लोअर मिडल ऑर्डर की तरफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको लगता है शादाब खान शुड बी बैटिंग अ लिटर हायर अप द ऑर्डर, क्योंकि वो जो कैमियोज खेल सकते हैं, वो उनका इम्पैक्ट और उनकी बॉल वन से स्ट्राइकिंग एबिलिटी, वो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान लैक कर रहा है मिडल ओवर्स में। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान कि शादाब का जो T20 का फॉर्म था, बैटिंग फॉर्म था, इट हैज़ ट्रांसलेटेड इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट। और आप देखें शादाब इज़ वन ऑफ दोज फ्लोटर्स जिनको आप जब मैचअप्स आपकी फेवर में हो या आपके क्या नाम है कंडीशंस आपके लिए सूटेबल हो, वहाँ पे आप उनको अप एंड डाउन करके यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ हिज बैटिंग. He has delivered against spin. He has delivered against pace bowling. So and मैंने तो ये बात ट्वीट भी की थी when शादाब scored 41 of 20 in रावलपिंडी कि शादाब को अगर आप नंबर 4 पे लेट सपोज खिलाते हो या आप उसको प्रमोट करते हो ऊपर, तो आप एक्चुअली आपकी टीम का बैलेंस और अच्छा हो जाता है, बिकॉज यू कैन एंड अप प्लेइंग विथ 6 बैटर्स एंड 6 बॉलर्स। एक आपके पास एडिशनल रिसोर्स आ जाती है। सो अगेन जो लास्ट डे भी शादाब की इनिंग्स थी, इट वाज क्वाइट एन इम्पैक्टफुल इनिंग्स। आके 9 बॉलें रहती थी व्हेन ही केम इनटू द मैच। पहली 3 बॉलों पे 14 करके दे दिए, ठीक है। एंड आई थिंक ही फिनिश्ड अप विद 17 of 5, which was a brilliant impact innings in the last 2 overs. So it's a good omen for Pakistan कि शादाब is continuing with that form. उनकी bowling भी he has done very good. 8 जो ओवर कराए हैं उन्होंने इस across पूरे जो 3 मैचेस जिसमें उन्होंने बॉलिंग की है, he has been really good. So I think it's a good a good sign कि finally Shadab, which looked sort of out of form, off color in international cricket for a while, he's back where Pakistan wanted him to be. एब्सोल्युटली। आपने बॉलिंग की बात की, बॉलिंग से हम ज़रा अपने पेस बॉलर्स की तरफ जाते हैं जिन्होंने मिडल ओवर्स और लेट डेथ ओवर्स में थोड़ा सा स्ट्रगल किया सीरीज़ में। और इस हिसाब से मैं आपसे मोहम्मद आमिर के बारे में पूछना चाहता था। आपको क्या लगता है मोहम्मद आमिर, ऑब्वियसली हैड अ रफ लास्ट नाइट, लेकिन ही इज़ अ वेरी क्लास बॉलर, उनके पास सारे स्किल्स हैं। आपको क्या लगता है उनकी बेस्ट यूटिलाइजेशन पाकिस्तान की इस टीम में कहाँ पे हो सकती है? अच्छा, इसके अंदर ना ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब T20 क्रिकेट के अंदर ना, ख़ास तौर पे जो बायलैटरल T20 क्रिकेट हो रही है, उसके अंदर आपके बॉलर्स को लेवरेज दिया जाए। उसकी वजह ये है, एक मार्जिन ऑफ एरर उनको देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बायलैटरल T20 क्रिकेट के अंदर, ख़ास तौर पे जो हमने पिछले 4 मैच में पाकिस्तान में विकेट्स देखे हैं, दे वर वेरी गुड बैटिंग सर्फेसिस, और देयर इज़ ओनली सो मच अ बॉलर कैन डू
इन T20 क्रिकेट, जहाँ पे आपकी आउटफील्ड भी लाइटनिंग फास्ट होती हैं, आपकी बाउंड्री साइजेस भी, जो डायमेंशन है ग्राउंड के, वो इतने बड़े नहीं हैं, और पिच वैसे ही आपको सपोर्ट नहीं कर रही। 2 ओवर्स बाद बॉल भी आपका जो है फॉर पेसर्स, वो आपको या तो आइदर सीम मूवमेंट हो या आपको क्या नाम है इन एयर स्विंग हो, वो देना छोड़ देता है। तो मेरे ख्याल से मार्जिन ऑफ एरर यहाँ पे बॉलर्स को अब देना बहुत ज़रूरी है। वी नीड टू रियलाइज, वी नीड टू मेक पीस विद द न्यू नॉर्मल जो T20 क्रिकेट के थ्रू आया है, कि बॉलर्स पिटेंगे, बॉलर्स को मार पड़ेगी, ऐसे ही नहीं 200 हो रहे, ठीक है, 220 टू 200 इस तरह की विकेट्स के ऊपर 220 एक पार स्कोर बन रहा। सो बट हैविंग सेड ऑल दिस, देखें मेरे ख्याल से फॉर पाकिस्तान पेस बॉलर्स दिस सीरीज़ वाज अ बिट गुड, क्योंकि आप देखें, अगर आप शाहीन अफरीदी का देखें, देयर वर क्वेश्चंस, आई डोंट नो व्हाई, बट देयर वर क्वेश्चंस सराउंडिंग हिज इफेक्टिवनेस। उनकी शायद पेस गिर गई है, बॉल उनका कंट्रोल ख़त्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आई थिंक दिस सीरीज़ वेंट रियली वेल फॉर हिम। कंसिस्टेंटली पेस एक उन्होंने उस पर बॉल की, कंट्रोल ऑफ कोर्स इट वाज देयर, फर्स्ट ओवर विकेट्स आपको मिली हैं। सो शाहीन अगेन, शाहीन का फॉर्म में आना, एंड देन सेकेंडली जो शाहीन ने लास्ट मैच के अंदर एकदम से आगे जो टेल को उड़ाया है, बॉल हल्का फुल्का रिवर्स भी हुआ, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया। सो शाहीन हैज़ गॉटन बैक इनटू फॉर्म। जो मोहम्मद आमिर की बात है, देखिए मोहम्मद आमिर के पास जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है उनका एक्सपीरियंस, और वो हमने देखा भी इन द फर्स्ट मैच, जो विच वाज एक्चुअली द सेकंड मैच ऑफ द सीरीज़, कि जब बॉल ने स्विंग करना ख़त्म किया, ही केम इन एज द थर्ड चेंज बॉलर, एज फर्स्ट चेंज बॉलर, एज सुन एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, थर्ड नंबर पे वो बॉल कर रहे थे, उन्होंने कटर्स करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनको विकेट्स मिले। ठीक है, तो ऐसा बॉलर जो कि कटर्स बड़ी इफेक्टिवली कर सकता है, वो आपको मिडल ओवर्स में भी परफॉर्म करके दे सकते हैं, वो आपको डेथ में भी परफॉर्म करके दे सकते हैं। एंड यू ऑलरेडी हैव शाहीन हु इज़ डूइंग वेल, यू ऑलरेडी हैव नसीम शाह हु बॉल्स ब्रिलियंटली विद द न्यू बॉल। सो अगर पाकिस्तान का पेस अटैक देखा जाए ना, इट इज़ लाइनिंग अप रियली वेल। अच्छा, आपने एक बात की कि विल हैव टू मेक पीस विद अ न्यू नॉर्मल। इससे ज़रा दूसरी साइड पे आते हैं। बिस्मा मारूफ ऑब्वियसली हैज़ अनाउंस्ड रिटायरमेंट, अ वेरी शॉकिंग डिसीजन फॉर मी। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि एक वर्ल्ड कप ईयर में, T20 वर्ल्ड कप ईयर में, जिसमें हम बिस्मा पे इतना डिपेंड करते हैं, ये कैसे फैक्टर जो है पाकिस्तान की टीम को जो है इफेक्ट करेगा? एक तो वो जो न्यू नॉर्मल से एकदम से आप बिस्मा पे आए ना, दैट्स एक अच्छी अच्छी जंप थी वो। देखें, बिस्मा के बारे में मैं, क्योंकि आई कम फ्रॉम दिस प्लेस, आई फील आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि मैंने पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम्स में सर्व किया हुआ है, और मैंने क्या नाम है, वे दोनों मेन और वुमेन टीम दोनों के ड्रेसिंग रूम्स में सर्व किया हुआ है। सो बिस्मा के साथ लास्ट टाइम आई वर्कड वाज ड्यूरिंग द 2022 वर्ल्ड कप व्हेन शी वाज मेकिंग कम बैक आफ्टर द बर्थ ऑफ फातिमा। तो मैंने तो बिस्मा के साथ जितना मैंने उनको देखा, जितना उनके साथ काम किया, इट वाज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी टू सी हाउ शी कैरीड हर सेल्फ and how she successfully juggled her responsibilities between motherhood and the national captain. मुझे याद पड़ता है कि जब हम थे इधर कराची में थे, ahead of the departure for न्यूजीलैंड, क्योंकि उन दिनों कोविड था, तो क्या नाम है, आप बबल फॉर्म हो जाता था और आप बबल से आ जा नहीं सकते थे, तो आप किसी भी सीरीज़ से 10 दिन पहले, 7 दिन पहले आपको होटल के अंदर डाल दिया जाता था, होटल टू ग्राउंड, ग्राउंड टू होटल, इस तरह से हम ऑपरेट करते थे, और आपको 2-3 नेगेटिव टेस्ट देने पड़ते थे बिफोर यू फ्लू आउट ऑफ द कंट्री। तो मुझे याद है इट वाज प्रॉब्ली हमारा 10 दिन का वो कैंप था बिफोर वी डिपार्टेड फॉर न्यूजीलैंड, और सेकेंड डे होगा ऑफ ट्रेनिंग, हमारा स्टेट बैंक ग्राउंड के अंदर कैंप लगा हुआ था, और स्टेट बैंक ग्राउंड की जो हमारा वो ड्रेसिंग रूम एरिया है, जहाँ पे उनका चेयर्स एंड बॉक्स है, सब कुछ है, वहाँ पे मैं बैठा अपना काम कर रहा था, और एकदम से मुझे ना बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, और बिस्मा की मदर भी साथ ही थी, तो वो फातिमा को, उन्होंने, फातिमा वॉज अराउंड 6-7 मंथ्स, उसको वो जिसे कहते हैं चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। ऑफ कोर्स वो जब एक दफ़ा बच्चा रो पड़े तो बड़ा मुश्किल होता है चुप कराना। सो आई एक्चुअली वेंट ओवर देयर, और मैंने आंटी से फातिमा को पकड़ा, मैंने भी थोड़ा सा पकड़ के, वो कहते हैं ना कि अगर पकड़ के बच्चे को चलना शुरू हो तो बच्चा चुप हो जाता है,
मैंने वो कोशिश की, वो फातिमा फिर भी नहीं चुप कर रही। तो आंटी एंड आई एग्रीड कि अब हमें बिस्मा को बुलाना पड़ेगा फ्रॉम द ट्रेनिंग, क्योंकि सामने बिस्मा नेट्स कर रही थी। और स्टेट बैंक ग्राउंड की भी अगर आप देखें ना, पहले यहाँ पे उनके ड्रेसिंग रूम्स हैं, आके क्रिकेट ग्राउंड है, फिर फुटबॉल ग्राउंड है, फिर आगे नेट्स हैं। सो आई वेंट टू बिस्मा एंड आई रिमेंबर शी वाज प्रॉब्ली बैटिंग इन द नेट्स। मैं कहा यार बिस्मा, फातिमा कंट्रोल नहीं हो रही, वो बड़ा उसने उधम मचाया हुआ है, सो प्रॉब्ली यू नीड टू कम। तो बिस्मा मेरे ख्याल बैटिंग कर रही थी, उन्होंने अपनी बैटिंग कंप्लीट की। शी केम बैक और ऑफ कोर्स फातिमा को पकड़ा, उसको संभाला। जब वो चुप कर गई या सो गई, देन शी वेंट बैक अगेन, और अपनी उन्होंने बाकी जो फील्डिंग थी, जो जो भी चीज़ें थी, सारी ड्रिल्स वो कुछ की। एंड दिस वाज हर रूटीन थ्रू आउट द कैंप एंड इन न्यूजीलैंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप एज वेल। यू नो, अपनी बेटी को भी देखना है, टीम की ट्रेनिंग को भी देखना है, एंड ऑफ कोर्स एज अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम, it's a lot of pressure on you whether you are a men's side captain or a women's side captain, because your demands हैं, कुछ structural complexities इतनी हैं जिसकी वजह से आपकी जॉब बड़ी टफ हो जाती है. So and she was not only there as a mother of Fatma, because team wasn't performing up to the mark, so लड़कियों को भी थोड़ी सी मोरल बूस्ट चाहिए था, मोटिवेशन चाहिए थी. So she was actually mother of the other 17 girls as well. लेकिन दो फातिमा, her first child, और of course बच्चे को पालना is a full time job in itself. बिस्मा जो थी, she was never late for trainings. I never saw her slack off during the trainings. Her work ethic was amazing because I was the media manager of the side. तो मैंने जब उसको मीडिया ड्यूटीज़ के लिए कहा करना, शी वॉज़ ऑलवेज़ रेडी. मैंने अगर कोई डिजिटल के लिए आई हैव टू इंटरव्यू हर या कुछ करना है, शी वॉज़ ऑलवेज़ रेडी. एंड आई यूज़ टू आस्क बिस्मा के हाउ आर यू पुलिंग ऑल दिस ऑफ, बिकॉज मैं पूछता था रात को ये उठाती नहीं है तुम्हें? वो कहती थी बिल्कुल, मैं रात में उठती हूँ इसकी वजह से, बिकॉज उसने खाना होता है, कुछ करना होता है, शी स्टार्ट्स टू क्राई और मुझे उठना पड़ता है. बट एट द सेम टाइम द नेक्स्ट डे हर एनर्जी लेवल्स नेवर फेल. So again, I think what Bisma has done for this game, she has left this game, especially in Pakistan, in a much healthier space. जिस तरह से उसने बैरियर्स ब्रेक किए. ऑफ कोर्स एक टाइम था कि ये कंसिडर किया जाता था या ये समझा जाता था कि जी अगर लड़कियां शादी कर लेंगी तो वो क्रिकेट नहीं खेल सकेंगी क्योंकि इन लॉज अलाउ नहीं करेंगे. बिस्मा ब्रोक दैट बैरियर. फिर चाइल्ड बर्थ फॉर एन एथलीट इन पाकिस्तान इज़ अ सिंपल नो कि नहीं, अगर आपका बच्चा पैदा हो गया यू कैन नॉट कम बैक इनटू क्रिकेट. आपने बच्चा संभालना है, आपने ये करना है, आपके क्या नाम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, सब कुछ है. बट बिस्मा डिफाइड एवरीथिंग एंड शी डिस्प्लेड कि कैसे यू कैन बी अ मॉम बट कैन बी सक्सेसफुल एट वॉट यू आर डूइंग. कल ही वो असमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर में जस्टिस मंसूर अली शाह को मैं सुन रहा था कि ही वाज टॉकिंग अबाउट हाउ वुमेन आर अंडर रिप्रेजेंटेड इन जुडिशरी. किस तरह से बार और बेंच के अंदर जो दो आपके मुल्क के अंदर 50% औरत की पॉपुलेशन है, लेकिन बार और बेंच के अंदर दे आर हाईली अंडर रिप्रेजेंटेड. और उन्होंने कहा कि किस तरह से, क्योंकि औरतें नहीं हैं पार्ट ऑफ डिसीजन ऑफ जजमेंट मेकिंग प्रोसेस, तो एक पूरा नैरेटिव या एक पूरा परसेप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है. सो बिस्मा की जो एक एग्जांपल है कि देयर इज़ नथिंग दैट कैन स्टॉप यू इफ़ यू वांट टू डू समथिंग रिगार्डलेस ऑफ योर प्रोफेशन. इट सर्व्स एज अ ग्रेट इंस्पिरेशन for women in every, not only who are aspiring to become cricketers, but who want to go in whatever field in Pakistan, कि आप वो कर सकते हो. सो आई मीन ऑफ कोर्स जो बिस्मा की ऑन फील्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो तो एक टोटली डिफरेंट चैप्टर है ना, एंड वी नो हाउ मच पाकिस्तान इज़ गोइंग टू मिस हर. बट मेरे ख्याल से जो बिस्मा ने एक सोशल चेंज स्पर किया है, I think she has done a lot, not only for the game, but generally for women in Pakistan. And I really hope that, in one way or the other, PCB जो है, या जो आपकी बाकी किसी ना किसी तरीके से जो organizations हैं, they keep on, engaging with her.
शी रिमेन्स पार्ट ऑफ योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ताकि उससे जो है बाकी जो चीज़ शुरू हुई है वो आगे और उस चीज़ के अंदर कंटिन्यूटी रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच टू यू एज वेल फॉर दिस लवली स्टोरीज, लेकिन मोर सो थैंक यू टू बिस्मा मारूफ फॉर ऑल द सर्विसेज टू पाकिस्तान क्रिकेट एंड फॉर इंस्पायरिंग सो मेनी ऑफ अस। इसी के साथ वी गोना रैप अप दिस एपिसोड। आई होप you guys enjoyed it. Please do leave your reviews in the comments and we'll see you in the next one.